प्यारे बच्चों, हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं आपके लिए स्टार्ट ले रहा हूँ सब एटॉमिक पार्टिकल से। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे पार्टिकल्स जो कि एटम्स के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, इनकी तादाद 82 से ज्यादा तरह की हो सकती है, बट आप सिर्फ बेसिक पढ़ते हैं जो कि तीन होते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। वैसे कितनी तरह के होते हैं? अबव 82, जिनमें मीजॉन्स, बीजॉन्स, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है। चलिए, अगर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं और एक एक करके हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, तो याद रखिएगा बेटा, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में एग्जामिनर आपसे क्या चीजें पूछ सकता है? देखें, वैसे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो एज सच सिलेबस का पार्ट तो नहीं है हमारे, बट ज़ाहिर ये इतनी बेसिक बातें हैं कि आपको पता होनी चाहिए। और एग्जामिनर ये सोच के आपसे पूछ सकता है, यार ये तो बहुत बेसिक है यार, ये तो गए से गए गुजरे को भी बच्चे को पता होनी चाहिए। ठीक है। तो इसलिए आपको भी ये बातें पता होनी चाहिए ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। चलें, सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए कि बेटा इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज कैरी करता है? नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। और वो चार्ज होता कितना है? वो चार्ज होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, मैंने आगे लिख भी दिया चार्ज ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। और यहाँ पर मैंने एक नेगेटिव साइन भी लगा दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि भाई इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो नेगेटिव होता है। अच्छा, अब आप क्या याद रखेंगे? अब आपने साथ साथ याद रखना है कि इट्स सिमिलर टू प्रोटॉन। इतना ही चार्ज प्रोटॉन पर भी होता है, बट उसकी नेचर अलग होती है। वो होता क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, यानी प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो विद रेफरेंस टू मैग्नीट्यूड, हमने क्या समझा? विद रेफरेंस टू मैग्नीट्यूड, के मैग्नीट्यूड के लिहाज से अगर आप बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड के लिहाज से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है मुन्ने? बराबर होता है। ठीक है, कैसे? जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो कितना है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन का भी चार्ज कितना है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सिर्फ फर्क इनकी नेचर का है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इनके अलावा इन दोनों चार्जेस के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। इसी तरह से मुन्ने आपको इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना होता है मुन्ने? इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है? 9.11 इंटू 10⁻31 kg। अच्छा, नॉर्मली केजी की जब हम बात करते हैं ना तो ये बात होती है फिजिक्स के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर ज्यादातर हम किलोग्राम की जगह बात किसमें करते हैं? हम बात करते हैं ग्राम के अंदर। किसके अंदर बात करते हैं मुन्ने? हम ग्राम के अंदर। तो अगर मैं आपको ग्राम में ये वैल्यू बताऊं तो इट्स 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। और इसी तरह से केमिस्ट्री में आप वैल्यू को एमयू में भी पढ़ते हैं, राइट? एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर मैं आपको एटॉमिक मास यूनिट में ये वैल्यू बताऊं तो इट्स 0.0055 AMU। तो मैंने आपको चार्ज और मास हर तरह से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की सबसे खास बात है कि इलेक्ट्रॉन किस काम में आते हैं? तो बेटा इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्ड बनाने में काम आते हैं। ठीक है, तो यानी हम एक बात लिख सकते हैं, इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग। जब एटम्स आपस में एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होते हैं, प्रोटॉन्स की वजह से नहीं होते। एक एटम के इलेक्ट्रॉन ही दूसरे एटम में जाते हैं, एक एटम के प्रोटॉन दूसरे एटम में नहीं जाते, एक एटम के न्यूट्रॉन दूसरे एटम में नहीं जाते। ठीक है, बिल्कुल तमीज से हर चीज आपको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा
ताकि बात आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर आपने याद रखना है कि बेटा जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन के मुकाबले में कम होता है और बहुत कम होता है, ठीक है। यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1836 टाइम्स लेस देन प्रोटॉन। बेटा ये बात एमसीक्यूज में आ चुकी है, ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखना। और सिमिलरली 1839 टाइम्स लेस देन न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन के मुकाबले में तो कितना है 1836 टाइम्स, और अगर हम न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो बेटा न्यूट्रॉन के मुकाबले में ये कितना कम है, ये न्यूट्रॉन के मुकाबले में 1839 टाइम्स कम है। तो ये दोनों बातें बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। देन न्यूट्रॉन मैंने यहाँ आपके लिए मेंशन भी कर दिया। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि प्रोटॉन कितनी जगह घेरते हैं और इलेक्ट्रॉन कितनी जगह घेरते हैं, आपको इतनी बात पता होगी कि जो प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो तो एक छोटे से एरिया में आ जाते हैं सेंटर के अंदर। ये बात हमें रदरफोर्ड ने बताई थी, ये बात हमें किसने बताई थी, रदरफोर्ड ने। बट इलेक्ट्रॉन तो फैले हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, फैले हुए होते हैं, है ना। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं मुन्ने याद रखिएगा वो 1 लाख टाइम्स, इट्स अबाउट 1 लाख। तो वो कितना होता है, वो 1 लाख टाइम्स ग्रेटर है एज कंपेयर टू न्यूक्लियस, ग्रेटर देन न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस जितनी जगह घेर रहा है उसके मुकाबले में ये 1 लाख गुना ज्यादा जगह घेरेगा। इसका मतलब न्यूक्लियस का तो कोई वॉल्यूम ही नहीं है, सारा का सारा वॉल्यूम किसके पास है, सारा का सारा वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन के पास है। आगे चलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होगा तो इलेक्ट्रॉन के बारे में जो क्लू था, उन्हें इलेक्ट्रॉन के बारे में जो क्लू था वो किसने दिया, इलेक्ट्रॉन के बारे में जो क्लू था वो दिया फैराडे ने। अब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए, जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया वो इंस्ट्रूमेंट किसने बनाया, वो इंस्ट्रूमेंट बनाया क्रुक्स ने। किसने बनाया, क्रुक्स ने। जिसकी वजह से हम उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं क्रुक्स ट्यूब, या फिर उसका एक और नाम है डिस्चार्ज ट्यूब। सही है, हाँ। अच्छा, बट उस डिस्चार्ज ट्यूब को रन किसने किया, उस डिस्चार्ज ट्यूब पे प्रॉपर वर्क किसने किया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर क्रुक्स ने नहीं किया, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है वो किसने बनाया है, वो क्रुक्स ने बनाया है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, नॉट डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं किया, इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा। इन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं किया, लेकिन इन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाया था। बट फाइनली इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया, इस बात को जरा जहन में रखिएगा, ठीक है। अब रही बात इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने की, तो बेटा इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए इस डिस्चार्ज ट्यूब को प्रॉपर्ली रन किया किसने किया, जे जे थॉमसन ने। किसने किया, जे जे थॉमसन ने, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवरिंग इंस्ट्रूमेंट किसने बनाया, क्रुक्स ने। और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया, जे जे थॉमसन ने। अब इलेक्ट्रॉन का नाम किसने रखा, इलेक्ट्रॉन का नाम रखा स्टोनी ने। इतने सारे लोगों ने मिलकर काम किया। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये किसने कैलकुलेट किया कि भाई इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, तो ये वाली बात भी याद रख लीजिएगा। तो बेटा इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ये किसने कैलकुलेट किया है, ये भी एक साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया है। उस साइंटिस्ट का नाम है मिलिकन। क्या नाम है, मिलिकन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक खास साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया जिसका नाम है मिलिकन, और इसके लिए इन्होंने खास एक्सपेरिमेंट किया था जिसे हम कहते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा उसे,
ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बड़े आराम से आपको ये चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको वो ट्यूब दिखा देता हूं जिस ट्यूब के जरिए इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया था, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं आपसे, डिस्चार्ज ट्यूब की या फिर क्रुक्स ट्यूब की। तो बेटा ये वो ट्यूब है जिसके जरिए हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, हमने जब इस ट्यूब को रन किया था, हमने इस ट्यूब को जब रन किया था तो हमने एक बात नोट करी थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूव कर रहे थे फ्रॉम कैथोड टू एनोड, एनोड लाइक रेस, एक रेस की तरह, ठीक है। तो एक खास रेस थी जो कि कैथोड से निकल के एनोड पे जा रही थी, और उन रेस के अंदर कौन थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, यानी वो रेस किस पे कंसिस्ट करती थी, इलेक्ट्रॉन्स पे कंसिस्ट करती थी। तो उन रेस को हमने किसका नाम दे दिया, उन रेस को हमने नाम दे दिया कैथोड रेस का। क्यों कैथोड रेस का, एज इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम कैथोड, ठीक है, एज दे ऑरिजिनेट फ्रॉम कैथोड, सही है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इनको हम नाम दे रहे थे कैथोड रेस के साथ साथ नेगेटिव रेस। क्यों, क्यों नेगेटिव रेस का नाम दे रहे थे मुन्ने, क्योंकि देखें ये रेस पता है किसकी तरफ जा रही थी, पॉजिटिव की तरफ। जब हमने इन रेस को देखा तो ये रेस किसकी तरफ जा रही थी, ये रेस पॉजिटिव की तरफ जा रही थी। क्योंकि ये रेस पॉजिटिव की तरफ जा रही थी तो इसलिए हमने ये कह दिया कि इन रेस पर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि नेगेटिव वाला ही तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले की तरफ थोड़ी अट्रैक्ट होगा। तो ये रेस कैथोड से निकल रही थी और ये रेस कहां जा रही थी, एनोड पर, एनोड मतलब पॉजिटिव पर जा रही थी। तो हम ये बात समझ गए कि इन रेस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, जब ये रेस कहां जा रही है, पॉजिटिव की तरफ। तो फिर हमने ये कह दिया कि भाई कैथोड रेस को हम प्यार से क्या कह सकते हैं, बताएं, हम प्यार से क्या कह सकते हैं, नेगेटिव रेज, ठीक है। क्यों नेगेटिव रेज, एज दे कंटेन नेगेटिव चार्ज, दे कंटेन नेगेटिव चार्ज। यहां तक तो हमें बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखिए हम बहुत सारी चीजें एहतियातन पढ़ रहे हैं, सही है, बात को समझिएगा। अच्छा, अब आपने क्या बात याद रखनी है कि बेटा ये जो रेज थी, इनके लिए, इनको जनरेट करने के लिए आपने देखी क्या लगाया हुआ है, हाई वोल्टेज सोर्स। क्या लगाया हुआ है तुमने, हाई वोल्टेज सोर्स। तो एग्जामिनर तुमसे पूछ सकता है कि ये हाई वोल्टेज सोर्स कितना होता है, तो तुम आंसर दोगे इट्स अबाउट 10,000 टू 50,000 डीसी सोर्स, यानी डायरेक्ट करंट सोर्स, सही है। अच्छा, इसी तरह से यहां देखिए एक और बात लिखी हुई है कि तुम प्रेशर कितना यूज करोगे, लो प्रेशर यूज करोगे। और लो प्रेशर वो कितना होगा, वो लो प्रेशर कितना होगा, 10 की पावर 3, 10 की पावर-3 mmHg, यानी मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और 10 की पावर-3 को पता है बेटा, हम एक और तरह भी लिख सकते हैं, कैसे, 0.001, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 0.001 mmHg। तो जब भी आप इस ट्यूब का प्रेशर 0.001 mmHg रखेंगे और कितने वोल्टेज इसको सप्लाई करेंगे, 10,000 टू 50,000 डीसी सोर्स वोल्टेज, इतने वोल्टेज आपको सप्लाई करने पड़ेंगे। जैसे ही तुम इतने वोल्टेज सप्लाई करोगे, कैथोड से कुछ पार्टिकल्स निकल के एनोड की तरफ जाना शुरू कर देंगे, और जिन पार्टिकल्स को हम कहेंगे कैथोड रेज या फिर नेगेटिव रेज। और ये किस पर कंसिस्ट होते हैं मुन्ने, ये इलेक्ट्रॉन्स पर कंसिस्ट होते हैं। किस पे कंसिस्ट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पे कंसिस्ट होते हैं। यहां तक तो आपको एक बात क्लियर हो गई, राइट। आगे बढ़े, चलें, कुछ चीजें आपको और याद रखनी है, वो चीजें भी मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं। वो क्या है कि ये जो कैथोड रेज है ना मुन्ने, ये कैथोड रेज डिफ्लेक्ट हो जाती हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट
इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे यानी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स लगाएंगे तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ चली जाएंगी। देखें इस बात को समझिएगा, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी मतलब मैंने एक जगह पे नेगेटिव लगा दिया और एक जगह पे पॉजिटिव फील्ड लगा दी। तो बेटा ऐसा करना क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ले दी। अब जो कैथोड रेज आ रही हैं, एस आपको पता है कि कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज है, तो तुम्हें क्या लगता है कैथोड रेज आते आते किसकी तरफ चली जाएंगी? कैथोड रेज आते आते कहाँ चली जाएंगी? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो जब आप इन्हें किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये रेज कहाँ मूव कर जाएंगी बेटा? पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाएंगी। बात क्लियर हो रही है? ये रेज कहाँ मूव कर जाएंगी? पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाएंगी, नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी बेटा नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव? नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव इसलिए नहीं करेंगी क्योंकि इन खुद भी कौन सा चार्ज है, बताएं? इन पर खुद भी कौन सा चार्ज है? इन पर खुद भी तो नेगेटिव चार्ज है। तो अगर इन पर खुद नेगेटिव चार्ज है मुन्ने, तो ये नेगेटिव की तरफ कैसे मूव कर सकती हैं? ये ऑटोमेटिकली कहाँ मूव करेंगी? पॉजिटिव की तरफ। ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, फिर जब आप इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो भी ये डिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिफ्लेक्ट नहीं होती बल्कि कैथोड रेज मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होती हैं। ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। अच्छा, फिर आपने तीसरी बात याद रखनी है कि ये मैकेनिकल प्रेशर को एक्सर्ट कर सकती है। किसको एक्सर्ट कर सकती हैं? मैकेनिकल प्रेशर को। मैं लिख रहा हूं एक्सर्ट मैकेनिकल प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये जाके किसी चीज से हिट करेंगी तो उस चीज पर कोई ना कोई फर्क देंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमसे टकरा गया, सपोज सुनो, अगर मैं तुमसे टकरा गया तो क्या तुम्हें फील होगा? जाहिर है फील होगा। तो मैंने तुम पे क्या लगाया? मैकेनिकल प्रेशर लगाया। तो ये भी जब जाके किसी चीज से हिट होती है तो उस चीज को पता लगता है। इसका मतलब ये भी मैकेनिकल प्रेशर लगा सकती हैं। अच्छा, तो अगर कोई बॉडी मैकेनिकल प्रेशर लगा सकती है इसका मतलब उस चीज के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। उस चीज के पास क्या चीज मौजूद है? उस चीज के पास काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। पोजेस काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि बेटा अगर मैं टकराऊंगा तो जब भी टकराऊंगा ना, जब मैं चलूंगा, तो मूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है इस ट्यूब के अंदर हमने गैस यूज की थी। इस ट्यूब के अंदर हमने क्या यूज की थी? एक गैस यूज की थी। अब आप चाहे कोई सी भी गैस यूज कर लें, आप चाहे कोई सी भी गैस यूज कर लें, कैथोड रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कैथोड रेस आर independent to the nature of gas। जो भी गैस यूज कर लें, कैथोड रेज बिल्कुल सेम पावर की बनेंगी। क्या बनेंगी? बिल्कुल सेम पावर की बनेंगी। आगे बढ़ें। अच्छा, जे जे थॉमसन ने आके इसके लिए ई बाई एम को कैलकुलेट किया। किसने? जे जे थॉमसन ने इसके लिए आके ई बाय एम रेशियो को कैलकुलेट किया। अच्छा बेटा, ई बाय एम रेशियो क्या होती है? ई बाय एम का मतलब होता है चार्ज टू मास रेशियो। अच्छा, ये कुछ चीजें आपने फिजिक्स में कवर कर ली होंगी। देखें, इट सेल्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर को आप जितना भी पढ़ लें, आप जब तक फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में जान नहीं आएगी। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए याद रखिएगा तुम्हें फिजिक्स का एटॉमिक फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। वो चीजें आप वहां पर अच्छी सीखेंगे, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर को अच्छे से समझने के लिए फिजिक्स का एटॉमिक फिजिक्स भी समझना पड़ेगा। और ये बात जो है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कई बार, और आपको शायद फिजिक्स के टीचर ने भी बताया होगा कि अगर आप केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर समझना चाहते हैं तो फिजिक्स का एटॉमिक फिजिक्स समझें, और अगर आप फिजिक्स का एटॉमिक फिजिक्स समझना चाहते हैं तो आप केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझें। ये दोनों चैप्टर्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा लिंक करते हैं।
अब इसकी ई बाय एम को हम कैलकुलेट करते हैं। आपको मैंने ऊपर थोड़ी देर पहले आपको मैंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी बताया, याद करें। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का क्या बताया है, चार्ज भी बताया। देखें बेटा, ये रहा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का मास भी बताया। तो जब तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी है और जब तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन का मास भी है, तो तुम निकाल दो ना ई बाय एम। इसका मतलब जो थॉमसन कर सकता है वो तुम भी कर सकते हो। तुम चीते हो गए हो, अब तुम कोई आम बंदे नहीं रहे हो। ई बाय एम को कैलकुलेट करते हैं जरा। ई का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था मुन्ने, 1.6 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 19 कूलम, इतना ही था। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना था, 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। राइट, ऐसा ही था या नहीं था, ऐसा ही था ना। तो आप सिंपली इसे कैलकुलेटर से डिवाइड कर दें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। क्यों कूलम पर किलोग्राम, ऊपर चार्ज है यानी कूलम है, और नीचे किलोग्राम है इसलिए यूनिट क्या हो गई, कूलम पर किलोग्राम। अच्छा, यहां तक तो बात क्लियर हो गई। तो मैंने तुम्हें ई बाय एम बता दी। अच्छा, अब इसको बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों बेटा, ई बाय एम फिक्स होती है, तुम्हें ये ई बाय एम याद करनी है। सही है, याद रखना, फिक्स्ड फॉर ऑल कैथोड रेस। तो इसे कैलकुलेट नहीं करते कभी भी, इसको याद कर लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यू क्या है बेटा, फिक्स्ड है। इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन की डिटेल पढ़ी, इसी तरह से अब जाहिर है हम किसकी डिटेल पढ़ेंगे, प्रोटॉन की डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, आपको समझ आ गई कि इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, जे जे थॉमसन ने। आपको पता है इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कब हुआ था, 1897 के अंदर। मैंने मेंशन किया है, नहीं किया तो आप याद रख लीजिएगा। हाँ, 1897 के अंदर। ठीक है, चलें अब आ जाए आप प्रोटॉन के ऊपर। प्रोटॉन डिस्कवर कब हुआ था, प्रोटॉन डिस्कवर कब हुआ था भाई, किसी को बताया आप में से। डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने, याद रखिएगा। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड ने। पहली बात तो तुम्हें याद रखनी है, डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। अच्छा, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि रदरफोर्ड ने इसको कब डिस्कवर किया। तो भाई रदरफोर्ड ने इसको डिस्कवर किया 1917 के अंदर। अच्छा, तुम में से किसी को पता है कि ये प्रोटॉन जो होता है वो होता कहाँ है, पता है तुम्हें, प्रोटॉन होता कहाँ है। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ओहो, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, है ना। हाँ, तो मैं इसका मतलब एक बात यहाँ लिख रहा हूँ, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया बेटा, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। को भी किसने डिस्कवर किया, रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया। अच्छा, और रदरफोर्ड ने इसको कब डिस्कवर किया, 1911 के अंदर। यानी 1911 के अंदर रदरफोर्ड ने एक प्रपोजल दिया न्यूक्लियस के लिए, और फिर उसने 1917 के अंदर ये बता दिया कि इसके अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं, और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब तुम्हें एक और बात पता होनी चाहिए, वो क्या, वो ये कि प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, जो कि ऑलरेडी तुम्हें पता है ना, पॉजिटिव 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। बट इसका मास कितना होता है, तो इसका मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। और अगर तुम इसे ग्राम में लिखना चाहते हो तो डेट इज 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। अच्छा, ये जो मास ऑफ प्रोटॉन है मुन्ने, और मास ऑफ न्यूट्रॉन है, ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर एक बात लिख देता हूं ताकि तुम्हें याद रहे, सेम एज न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का भी मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, और 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। अब आ जाएं आप एमयू की तरफ। तो बेटा एमयू में इसकी वैल्यू कितनी होती है, एमयू में इसकी वैल्यू होती है 1.0
AMU, बट भाई न्यूट्रॉन की यही वाली वैल्यू AMU में वो कितनी है? 1.0086 AMU। ठीक है तो किलोग्राम में भी अलग। प्रोटॉन की होती है 1.673 और न्यूट्रॉन की होती है 1.674, बट बहुत माइनर डिफरेंस है किलोग्राम में, इसलिए हम उसे कंसिडर नहीं करते। लेकिन एमयू में डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए हम उसे कंसिडर करते हैं। यानी हम एक बात समझ गए कि न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो स्लाइटली ग्रेटर होता है, स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, वो स्लाइटली ग्रेटर होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, लेकिन इतना फर्क नहीं है। एक और बात याद रखिएगा, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर, या जिसे हम कहते हैं चार्ज नंबर, ये हमें बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे कहता हूं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर बेटा 11 है, तो तुम क्या बोलोगे? सोडियम के अंदर 11 ही प्रोटॉन्स हैं। सही है। एटॉमिक नंबर और चार्ज नंबर को हम किससे शो करते हैं? Z से शो करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। एटॉमिक नंबर को या चार्ज नंबर को हम किससे शो करते हैं? Z से शो करते हैं। तो किसी का अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो उसके अंदर 11 ही प्रोटॉन्स होंगे। ये बात लाजमी आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको एक और बात याद होनी चाहिए, एक न्यूट्रल एटम के अंदर, एक न्यूट्रल एटम का मतलब क्या है? ना तो उसने प्रोटॉन लॉस, इलेक्ट्रॉन लॉस किए हो, और ना ही उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हो। तो एक न्यूट्रल एटम की अगर मैं आपसे बात करूं, तो मैंने एक न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा बराबर होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। इसका मतलब अगर सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स हैं तो मुन्ने सोडियम के पास 11 ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ठीक है, इतना मुश्किल पॉइंट नहीं है, ये बात आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा होगा इस बात का, आपको ऐसा नहीं हो सकता कि आपको अंदाजा ना हो। अच्छा, अब ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी एटम, किसी एलिमेंट या एटम के पास जो है वो सेम प्रोटॉन्स हो। जैसे सोडियम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग होंगे, लिथियम के पास अलग होंगे, हाइड्रोजन के पास अलग होंगे, ब्रिलियम के पास अलग होंगे, बोरॉन के पास अलग होंगे। यानी एवरी एलिमेंट हैज डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या ऐसे कह दें ऑल एलिमेंट्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह से एक रेस थी जो कि किस पे कंसिस्ट करती थी? इलेक्ट्रॉन्स पे, इसी तरह से एक और रेज हैं जो कि किस पे कंसिस्ट करती हैं? प्रोटॉन्स पे। खैर, हमें क्लियर पिक्चर तो ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स पे कंसिस्ट नहीं करती, वो पूरे के पूरे न्यूक्लियस पे कंसिस्ट करती हैं। मैं बात को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गोल्डस्टेन। क्या नाम था उनका? गोल्डस्टेन। और गोल्डस्टेन ने 1886 के अंदर क्रुक्स ट्यूब को मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने के बाद इनको एक नई तरह की रेस मिली, पॉजिटिव रेस या फिर कैनाल रेस। क्या कहते हैं? पॉजिटिव रेस या फिर कैनाल रेस। अच्छा, पॉजिटिव क्यों कहते हैं बेटा? पॉजिटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि उन रेस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बात हमें कैसे पता लगी? वो जो रेस थी वो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई थी, तो इसलिए हमें पता लग गया कि भाई उन पर तो कौन सा चार्ज है, उन पर तो कौन सा चार्ज है, उन पर तो पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह से इन्हें कैनाल रेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कैथोड के होल्स में से गुजर रही थी। ये वाली बात अभी आपको क्लियर नहीं होगी कि इन्हें हम कैनाल रेस क्यों कहते हैं। इसके लिए पहले मुझे आपको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट दिखाना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट दिखा दूं। अच्छा, अब जो मॉडिफिकेशन थी उसमें मसला क्या था? इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एनोड को तो
बिल्कुल सेम रखा था, बट इन्होंने कैथोड को मॉडिफाई कर दिया था। अब कैथोड में क्या मॉडिफिकेशन की, इन्होंने कैथोड को कर दिया था परफोरेटेड। परफोरेटेड क्या मतलब, उसमें बहुत सारे होल्स मौजूद थे। क्या मौजूद थे उसमें, बहुत सारे होल्स मौजूद थे। यानी मान लें अगर ये कैथोड है तो इसके अंदर पता है क्या होंगे, बहुत सारे होल्स होंगे। तो इट्स अ परफोरेटेड कैथोड्स। ठीक है, चलें अब हम एक डायग्राम को देखते हैं। चलें अगर आप इस डायग्राम को देखें तो जो एनोड है वो तो नॉर्मल है, बट देखें जो कैथोड है उस पर हमने होल्स क्रिएट कर दिए हैं। आप गौर से देखें इस कैथोड को, इसमें हमने जगह जगह ये होल्स बना दिए हैं। अब हो क्या रहा है, अब हो ये रहा है कि कैथोड रेस तो आगे मूव कर रही हैं। आप देख रहे हैं ये जो रे है ये कैथोड रे है, ये तो आगे मूव कर रही है ना। ये भी कैथोड रे है, ये भी कैथोड रे है। बट कुछ ऐसी रेज हैं जिनको अगर आप गौर से देखें तो ये आगे के बजाय उल्टा पीछे जा रही हैं। देख रहे हैं आप इनकी डायरेक्शन, देख, ये कुछ ऐसी हैं जो पीछे की तरफ जा रही हैं। तो बेटा जो पीछे की तरफ जा रही है ना, रिटर्न हो रही है, उसे हम कह रहे हैं पॉजिटिव रेज। क्या कह रहे हैं उन्हें हम, पॉजिटिव रेज। क्यों, क्योंकि बेटा कैथोड पर होता है नेगेटिव चार्ज, एनोड पर होता है कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये तो आपको भी पता है। तो जो रेज एनोड की तरफ जा रही हैं यानी पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, उन्हें तो हम कैथोड रेज कह रहे हैं। बट ऐसी भी रेज हैं जो वापस कैथोड की तरफ आ रही हैं, है ना। देखिए ना, ये जो रे है ये रिटर्न टू कैथोड हो रही है। अब अगर ये रिटर्न टू कैथोड हो रही है और कैथोड पर नेगेटिव है तो अल्टीमेटली इन पर पॉजिटिव होना चाहिए, और जो कि यहाँ पे देखिए मेंशन भी हुआ है। यानी कुछ ऐसी रेज हैं जिन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और वो कैथोड की तरफ जा रही हैं। तो इन रेस को आप कह रहे हो पॉजिटिव रेस। ठीक है, तो ये रेस क्या है, ये रेस पहली बात तो कैथोड की तरफ मूव कर रही है, एनोड की तरफ मूव नहीं कर रही। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अब ये आई कहां से, देखें अब ट्यूब के अंदर एक गैस थी, उस गैस ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है ये जा रहा है एनोड की तरफ। कहां जा रहा है, एनोड की तरफ। इसका मतलब ये तो है कैथोड रे, ये तो क्या बन गया, कैथोड रे बन गया। तो गैस जिस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है वो इलेक्ट्रॉन आगे एनोड की तरफ जा रहा है, और उस रे को हम कह रहे हैं कैथोड रे। अच्छा, जब एक गैस ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, जब एक गैस ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो पीछे क्या बचा, पीछे बचा कैटाइन। कैटाइन क्या होता है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसपे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं हीलियम की, तो हीलियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन तो कैथोड रे में आ गया। अब हीलियम जो बाकी का बचा है, उस पूरे हीलियम पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्योंकि जब भी कोई चीज इलेक्ट्रॉन लॉस करती है तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है मुन्ने, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये है कि जो कैथोड रेज होती हैं, इस बात को बहुत गौर से समझिएगा, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन पर कंसिस्ट करती हैं, जबकि जो पॉजिटिव रेज होती हैं, ये जो कैनाल रेज हैं, पॉजिटिव या कैनाल रेज, इस तरह से ये नेगेटिव या कैथोड रेज हैं। तो पॉजिटिव या कैनाल रेज पता है किस पे कंसिस्ट करती हैं, पूरे न्यूक्लियस पे कंसिस्ट करती हैं, पूरे न्यूक्लियस पे कंसिस्ट करती हैं। ये बात याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन तो आगे चले गए, अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही आगे गया तो गैस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि जब भी कोई चीज इलेक्ट्रॉन लॉस करती है तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। अब वो जो पॉजिटिव चीज बची है वो एनोड की तरफ कैसे जाएगी, क्योंकि उस चीज पर भी पॉजिटिव है और एनोड पर भी पॉजिटिव है, तो रिपल्जन होगी। तो वो जाहिर है वो जो न्यूक्लियस है जो इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद आया है, वो तो वापस कैथोड की तरफ जा रहा है ना। और हमें जाते हुए इन होल से नजर आएगा, वो जाते हुए कहां से नजर आएगा, इन होल से होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, अब उन्हें तुम क्या कह रहे हो, उन्हें तुम कह रहे हो पॉजिटिव रेज या फिर कैनाल रेज। इसका मतलब ये प्रोटॉन पे कंसिस्ट नहीं करती, ये पूरे पूरे न्यूक्लियस पे कंसिस्ट करती हैं। इनमें प्रोटॉन भी होगा और न्यूट्रॉन भी होगा।
न्यूक्लियस का मतलब तो ये हो गया, इनमें प्रोटॉन भी है और साथ साथ इनमें न्यूट्रॉन भी है। ये तो किसी एक चीज पे नहीं, बल्कि ये तो दोनों चीज पे कंसिस्ट कर रही है, राइट। ये दोनों चीज पे कंसिस्ट कर रही है। अब तुम्हें इनकी प्रॉपर्टीज को समझना पड़ेगा, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होगी और मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी ये बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी, नेगेटिव प्लेट की तरफ, क्योंकि खुद इन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। जब तुम इसे मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाओगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। तीसरी बात जो तुम्हें याद रखनी है वो ये है कि अगर ये किसी स्क्रीन से टकरा गई, अगर ये किसी स्क्रीन से टकरा गई, जैसे एक स्क्रीन होती है जो कि जिंक सल्फाइड की बनी हुई होती है, तो वहां पर ये क्या प्रोवाइड करती है, वहां पर ये चमक प्रोवाइड करती है, फ्लोरेसेंस देती है, शाइन देती है। यानी जैसे ही ये किसी चीज से टकराएगी तो वहां पर एक ग्लो देगी। तो जब ये ट्यूब से टकरा रही थी तो रेड कलर का ग्लो आ रहा था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कैथोड रेस तो मटेरियल के इंडिपेंडेंट थी, बट ये मटेरियल के डिपेंडेंट है, ठीक है। यानी जो पॉजिटिव रेज हैं, अच्छा पॉजिटिव रेस को तुम कैनाल रेस भी कहते हो, क्यों कहते हो, क्योंकि देखो इसके लिए हमने पहले रास्ता बनाया। कैनाल्स हैं, कैनाल्स का मतलब होता है रास्ता, रास्ता बनाया तभी ये डिस्कवर हुई। अगर तुम ये कैथोड में सुराख नहीं करते, रास्ते नहीं बनाते, तो कभी डिस्कवर नहीं होती। यानी ये खास रास्ते से गुजर रही है और रास्ते को हम कैनाल कहते हैं, ठीक है। कैनाल गुफा के लिए इस्तेमाल होता है, रास्ते के लिए इस्तेमाल होता है। तो पॉजिटिव रेज नेचर ऑफ गैस के डिपेंडेंट है, नेचर ऑफ गैस। इसका मतलब ये हुआ कि कैथोड रेज तो हमेशा एक जैसी होती हैं, लेकिन पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज हमेशा एक जैसी नहीं होती, ठीक है। क्यों नहीं होती, क्योंकि हीलियम का न्यूक्लियस अलग होता है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस अलग होता है, सोडियम का न्यूक्लियस अलग होता है। कैसे भाई, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस अलग कैसे होता है। बेटा हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, जबकि हीलियम की न्यूक्लियस की बात करें तो हीलियम का न्यूक्लियस दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स पर कंसिस्ट करता है, पता है आपको। तो हर किसी का न्यूक्लियस अलग है, इस वजह से हर किसी की पॉजिटिव रेज भी अलग अलग होंगी, क्योंकि दीज रेज आर कंसिस्ट ऑफ नॉट ओनली प्रोटॉन बट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों शामिल होते हैं, पता है आपको ये बात। अच्छा, अगर ये कहीं टकराती हैं तो वहां पर मैकेनिकल प्रेशर को भी एक्सर्ट करती हैं। आप ये वाला पॉइंट भी लिख दें कि एक्सर्ट मैकेनिकल प्रेशर, क्योंकि ये भी मैकेनिकल प्रेशर को एक्सर्ट करती हैं, इसका मतलब यस दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब इसका अगर हम E बाय एम निकालें तो इसका E बाय एम कितना आएगा, ये भी देख लीजिए जरा। तो आपको इतनी बात बताया कि मैंने आपसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिस्कस किया था, तो बेटा इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जितना एक इलेक्ट्रॉन पर होता है, सही है, उतना ही इस पर भी चार्ज होगा। मास की बात करें तो बेटा इसका मास कितना होता है, इसका मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो इसको तुम सिंपल कैलकुलेटर से डिवाइड कर देना, तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9.58 इंटू 10⁻⁷ कूलम पर किलोग्राम। अब थोड़ा सा जरा सोचो, थोड़ा सा जरा सोचो, मैंने इस वक्त क्या किया है, मैंने इस वक्त क्या किया है, मैंने इस वक्त एक प्रोटॉन का मास लिया है और एक ही प्रोटॉन का चार्ज लिया है, ऐसा ही है। मैंने इस वक्त एक प्रोटॉन का मास लिया है और एक ही प्रोटॉन का मास
और एक ही प्रोटॉन का चार्ज, यानी ये जो चार्ज लिखा हुआ है ऊपर, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन का चार्ज है। और ये भी जो मैंने लिखा हुआ है, ये भी सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन का लिखा हुआ है। यहां तक तो बात समझ आ गई। तो ये E/m रेशियो किसकी निकली? क्या आप ये बात सोच सकते हैं, ये जो E/m रेशियो हमने निकाली है किसकी निकाली है? तो बेटा आंसर इज हाइड्रोजन की। ये जो आपने E/m निकाली है, ये हाइड्रोजन की है, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन है और कोई न्यूट्रॉन नहीं है। तो अगर हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन है तो तुम एक ही प्रोटॉन का चार्ज रखोगे और एक ही प्रोटॉन का मास रखोगे। बात समझ आ रही है? लेकिन लेकिन अगर तुम यही काम हीलियम के लिए करते, किसके लिए करते? हीलियम के लिए। यानी अगर तुम हीलियम का E/m रेशियो निकालो, तो हीलियम की E/m रेशियो कैसे निकलेगी? आपको पता है कि चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही होती है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, अब आपने रखना है चार्ज, और आपको पता है आपके पास दो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन थोड़ी है। कितने प्रोटॉन है मुन्ने? दो प्रोटॉन है। तो आप इस चार्ज को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि तुम्हारे पास चार्ज ही दो है, एक प्रोटॉन थोड़ी है, तुम्हारे पास दो प्रोटॉन्स हैं। आगे चलते हैं। अब नीचे तुमने रखना है मास, और तुम्हें पता है मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ऐसा ही है, 27 किलोग्राम। बट मास किसका है? मास तो प्रोटॉन का भी होता है, मास तो न्यूट्रॉन का भी होता है। तो अब तुम इसे मास के रिस्पेक्ट से मल्टीप्लाई करोगे 4 से। भाई देखे ना, चार्ज, इसके बाद दो प्रोटॉन्स हैं और दो न्यूट्रॉन्स हैं। इसके पास क्या है? दो प्रोटॉन्स हैं और दो ही न्यूट्रॉन्स है, हीलियम की बात कर रहा हूं। तो चार्ज तो तुम्हारे पास दो है, लेकिन जब तुम मास की बात करोगे तो बेटा मास तुम्हारे पास चार के बराबर है। क्यों चार के बराबर है? प्रोटॉन का भी मास होता है और न्यूट्रॉन का भी मास होता है। तो मास के लिए तुम मल्टीप्लाई करो दो से, और चार्ज के लिए तुम मास के लिए तुम मल्टीप्लाई करो चार से, और चार्ज के लिए तुम मल्टीप्लाई करो दो से। कहा समझ आ रही है? तो E/m निकालने के लिए तुम चार्ज को मल्टीप्लाई करोगे दो से और मास को मल्टीप्लाई करोगे चार से। तो अब तुम्हें पता है कि इस पूरे को सॉल्व करने के बाद तो तुम्हारे पास जो आंसर आता है वो कितना आता है? 9.58 इंटू 10⁻7 कूलम पर केजी। ये तो अभी निकाला तुमने। अब जरा इसको भी कैंसिल कर दो, 2 1 2 2 2 4। तो तुम्हारे पास हीलियम का जो E/m आ रहा है वो कितना आ रहा है? 9.58 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाय, यहाँ ऊपर वन बचा है, वन तो कोई अहमियत ही नहीं रखता, नीचे टू है, डिवाइडेड बाय टू। तो अब तुम इसको टू से डिवाइड करो, क्योंकि जब तक तुम इसको टू से डिवाइड नहीं करोगे तब तक तुम्हारे पास एक्यूरेट आंसर तो आएगा नहीं। तो 9.58 को अगर तुम टू से डिवाइड कर दो तो तुम्हारे पास फिर ये वैल्यू चेंज हो जाती है 4.79 इंटू 10⁻7 कूलम पर केजी। तो तुम्हारे पास E/m जो हीलियम का है वो कितना है? 4.79। और तुम्हारे पास जो हाइड्रोजन का है वो कितना है? 9.58 इंटू 10⁻7 कूलम पर केजी। अब तुमने एक बात क्या याद रखनी है? अब तुमने एक बात याद रखनी है कि बेटा E/m is not same for all। ये सबके लिए सेम नहीं होता। अब तुम याद रखोगे कि E/m की वैल्यू ग्रेटर होती है। क्या याद रखोगे? E/m की वैल्यू ग्रेटर होती है किससे? क्या याद रखना है? E/m की वैल्यू ग्रेटर होती है किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन में E/m की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। बट ये मैं बात कर रहा हूं कैथोड रेस की नहीं, बल्कि पॉजिटिव रेस की। तो अगर तुम पॉजिटिव रेस के E/m की वैल्यू निकालोगे तो हाइड्रोजन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, जो कि कितनी होती है? 9.58 इंटू 10⁻7 कूलम
पर किलोग्राम। अब तुमने ऊपर कैथोड रेस के E/m की वैल्यू भी निकाली थी, जरा उसको भी देख लो। कैथोड रेस के E/m की वैल्यू देखो जरा कितनी है। कैथोड के E/m की वैल्यू है 1.79 इंटू 10 की पावर 11, 10 की पावर 11, और यहाँ पर आ रही है 10 की पावर 7। तो 10 की पावर 11 बड़ी होती है, 10 की पावर 7 बड़ी होती है, 10 की पावर 11 बड़ी होती है। तो बस अब एक बात याद रख लेना मेरी, कि E/m ऑफ कैथोड रे इज ऑलवेज ग्रेटर देन E/m ऑफ पॉजिटिव रेस। ठीक है, E/m कैथोड रे की हमेशा ज्यादा होगी किससे? पॉजिटिव रे से। ये बात भी पास पेपर में पूछी जा चुकी है, इस बात को भी अच्छे से याद रखना है तुमने। तो यहां तक हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम जल्दी से जाएंगे न्यूट्रॉन के बारे में। अच्छा, न्यूट्रॉन के बारे में इतनी डिटेल नहीं है, तो न्यूट्रॉन तुम्हारा जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो। अब सबसे पहली बात तो तुम्हें यही याद रखनी है कि बेटा न्यूट्रॉन को डिस्कवर किसने किया। तो याद रखिएगा मुन्ने, न्यूट्रॉन को जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है उसका नाम है जेम्स चैडविक। क्या नाम है उसका? जेम्स चैडविक। और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को कब डिस्कवर किया था? न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था 1932 के अंदर बाय आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अब क्योंकि यहाँ पर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का नाम आया है, तो इसके बाद हम अल्फा, बीटा और गैमा की प्रॉपर्टीज को क्या कर लेंगे? डिस्कस कर लेंगे। सही है। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्या किया था कि भाई एक ब्रिलियम पार्टिकल था। अच्छा, यही सेम चीज तुमने एटॉमिक फिजिक्स में भी पढ़ी होगी, बट मैं तुम्हें चलो एक दफा दोबारा बता रहा हूँ। इन्होंने क्या किया? इन्होंने लिया ब्रिलियम। ब्रिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 और एटॉमिक मास होता है 9। याद रखिएगा, जिस नंबर को आप ऊपर लिखते हैं उस नंबर को हम कहते हैं एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। और ये नंबर शो करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, यानी दोनों के सम को शो करता है। जबकि जो नंबर तुम नीचे लिखते हो, ये नंबर किसको शो करता है? ये नंबर शो करता है एटॉमिक नंबर को या फिर चार्ज नंबर को। एटॉमिक मास को तुम शो करते हो ए से, सॉरी, एटॉमिक मास को तुम किससे शो करते हो? ए से। और चार्ज नंबर को तुम किससे शो करते हो? जेड से। अब चार्ज नंबर तुम्हें किस चीज के बारे में बताता है? चार्ज नंबर तुम्हें नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में बताता है, या ये तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है? दोनों में से किसी एक के बारे में। ठीक है, जबकि जो एटॉमिक मास होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी अगर किसी का एटॉमिक मास 23 है तो वो 23 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस कर आया है। और अगर किसी का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसका मतलब उसमें 11 ही प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। याद रखिएगा इस बात को। तो इन्होंने क्या किया कि ब्रोलियम के ऊपर एक अल्फा पार्टिकल मारा। ठीक है, अच्छा, अब अल्फा पार्टिकल जो होता है मुन्ने, अल्फा पार्टिकल जो होता है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2 और अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4। अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2 और अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4। अच्छा, अल्फा पार्टिकल को हम हीलियम न्यूक्लियस भी कहते हैं, क्योंकि हीलियम का भी चार्ज होता है 2 और मास होता है 4। सही है। तो क्या हुआ कि तुम्हारे पास जो ब्रिलियम है, ब्रिलियम का चार्ज कितना है? 4 और अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है? 2। तो यहां पर एक ऐसी चीज बन गई जिस पर चार्ज कितना हो? 6, यानी जिसके पास कितने प्रोटॉन्स हो? 6 प्रोटॉन्स हो। और वो कौन होता है? वो होता है कार्बन। और कार्बन का मास कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, अब तुम्हारे पास बचा गया, देखें नीचे से अगर तुम देखो तो 4 प्लस 2 इज अबाउट 6, और यहां तुम्हारे पास 6 लिखा हुआ है। यहां तक तो बात ठीक है। ऊपर वाली चीज की बात करो तो 9, 9 और फिर यहाँ क्या है? 4। तो 9 प्लस 4,
9 + 4 = 13, तो तुमने अभी मास लिखा है 12। तो कोई ऐसी चीज है जिसका चार्ज नहीं है लेकिन उसका मास 1 के बराबर है, तो हमने उसे नाम दे दिया न्यूट्रॉन का। किसका नाम दे दिया? न्यूट्रॉन का। क्यों न्यूट्रॉन का नाम दे दिया? क्योंकि एज इट कंटेन्स नो चार्ज। नो चार्ज मतलब इट्स न्यूट्रल, तो नो चार्ज होने की वजह से, क्योंकि वो न्यूट्रल है, तो हमने नाम दे दिया उसे न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज बट बट कैरी मास। उसके पास मास होता है लेकिन चार्ज नहीं होता। यहां तक तो बात समझ आ गई। अब क्योंकि इसके पास चार्ज ही नहीं होता, तो ना ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा और ना ही ये मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा। ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा, ना ही ये मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा। यहां तक तो तुम्हें बात अच्छे से समझनी चाहिए। अगर तुम्हें कभी भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हो, क्या निकालने हो? कभी भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हो, तो बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। क्या? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल, वो तुमसे कहता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन Zn 30 and 65। ठीक है, तो तुम निकाल दो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना तो बहुत आसान है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? ए माइनस जेड, है ना। अब ए कितना है? ऊपर वाला नंबर 65। जेड कितना है? नीचे वाला नंबर को कहते हैं। तो 65 में से जब तुम 30 निकालोगे तो बेटा तुम्हारे पास आंसर कितना आएगा? 35 आएगा। ठीक है, तो ये तो एक बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट हो गया। प्यारे बच्चों में एक सवाल और कर लेते हैं जल्दी से कवर। वो आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन Na1123। तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? आपको पता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ए माइनस जेड। ए क्या होता है? एटॉमिक नंबर, जो ऊपर लिखा होता है। एटॉमिक मास, ए का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास, जो कि ऊपर मेंशन होता है, यानी कि 23। और जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, जो कि नीचे मेंशन होता है। तो 23 में से जब आप 11 निकालेंगे तो कितने बचेंगे? 12। यानी सोडियम में टोटल 12 न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेरे ख्याल से किसी भी चीज के लिए अगर आपको वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करने के लिए कहेगा, तो आप बड़े आराम से इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट हो गया, जिसे हम कहते हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है।